क्यूबा और अमेरिका, 60 साल से भी ज्यादा का तनाव। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और आज ये इतना खतरनाक मोड़ क्यों ले चुका है। देखिए, ठीक इसी वक्त एक रूसी तेल टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। क्यूबा एक ऐसा देश जहां पिछले 1 महीने से ज्यादा से पूरा अंधेरा छाया हुआ है, टोटल ब्लैकआउट। और उस टैंकर का रास्ता रोकने के लिए इंतजार कर रही है अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी। ये सिर्फ एक सैन्य घेराव नहीं है, बल्कि उस द्वीप पर जो मानवीय और राजनीतिक संकट गहरा रहा है, ये उसका जवाब है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा है ना? सवाल ये उठता है कि आखिर हम फिर से इसी मोड़ पर आ कैसे पहुंचे? समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए इस पूरे संघर्ष की जड़ों को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्पेन से अमेरिका तक के सफर से। सोचिए, 400 साल तक स्पेन का गुलाम रहने के बाद क्यूबा ने अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई में उनकी मदद की अमेरिका ने। आज़ादी तो मिल गई, पर यह मदद मुफ्त नहीं थी। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और ये कीमत क्या थी? देखिए कि कैसे अमेरिका के वादे बदल गए। पहले टेलर अमेंडमेंट में कहा गया कि क्यूबा पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, और फिर कुछ ही साल बाद प्लैट अमेंडमेंट लाकर अमेरिका ने खुद को ही क्यूबा के मामलों में दखल देने का कानूनी हक दे दिया। मतलब वादा कुछ और किया कुछ और। तो अमेरिका की इसी दखलंदाजी का नतीजा ये हुआ कि क्यूबा में एक अमेरिका समर्थक तानाशाह सत्ता में आ गया। और जैसा कि होता है, इसी तानाशाही के खिलाफ एक क्रांति की चिंगारी भड़की, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1959। फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में हुई क्रांति ने अमेरिका समर्थक बतिस्ता सरकार को उखाड़ फेंका। ये वही बतिस्ता शासन था जिसने क्यूबा को अमेरिकी कारोबारियों और माफियाओं के लिए, कह सकते हैं, एक अय्याशी का अड्डा बना दिया था। और सत्ता में आते ही कास्ट्रो ने अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि सारे अमेरिकी बैंक बंद होंगे, फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण होगा और सारी संपत्ति क्यूबा के लोगों की होगी। ये अमेरिका के लिए और तब के राष्ट्रपति आइजनहावर के लिए एक खुली चुनौती थी। अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। CIA ने कास्ट्रो के खिलाफ एक तरह से जंग ही छेड़ दी। पहले तो बे ऑफ पिग्स में हमला करवाया, जो बुरी तरह फेल हुआ। फिर ऑपरेशन मंगूस के तहत क्यूबा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश की। दशकों तक चलने वाले आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और तो और कास्ट्रो को जान से मारने के 650 से भी ज्यादा बार कोशिशें की गई। सोचिए, 650 बार। जब चारों तरफ से घेरा कसने लगा तो कास्ट्रो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने हाथ मिलाया अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ से, और बस एक छोटा सा क्षेत्रीय विवाद रातों रात एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया और दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर आ पहुंची। ये संकट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हुआ ये कि अक्टूबर 1962 में अमेरिकी जासूसी विमानों ने कुछ ऐसा देखा जिससे वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। सोवियत संघ ने फ्लोरिडा के तट से सिर्फ 90 मील दूर क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगा दी थीं। ये असल में तुर्की में तैनात अमेरिकी मिसाइलों का सीधा सीधा जवाब था। राष्ट्रपति केनेडी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने क्यूबा की नौसैनिक क्वारंटाइन का आदेश दिया। क्वारंटाइन कहने को तो एक नरम शब्द था, पर इसका मतलब साफ था। क्यूबा की पूरी नौसैनिक नाकाबंदी। अब सोवियत जहाज आगे नहीं आ सकते थे, यानी खुले समंदर में 2 महाशक्तियां आमने सामने थीं। और फिर आई 27 अक्टूबर की वो तारीख। दुनिया की नजरें तो सतह पर थीं, लेकिन असली ड्रामा चल रहा था समंदर की गहराइयों में। एक सोवियत सबमरीन B-59 के अंदर, जहां दुनिया अनजाने में अपने खात्मे के सबसे करीब पहुंच गई थी। हुआ ये कि अमेरिकी नेवी ने पनडुब्बी के पास डेप्थ चार्ज गिराए। पनडुब्बी का मॉस्को से संपर्क टूट गया। कमांडर को लगा कि जंग शुरू हो चुकी है और उसने परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन लॉन्च के लिए 3 सीनियर अफसरों की सहमति चाहिए थी। 2 तैयार थे, पर एक ऑफिसर वसीली अर्कीपोव ने ना कह दिया। सिर्फ एक ना ने दुनिया को परमाणु युद्ध से बचा लिया। तो परमाणु युद्ध तो टल गया, लेकिन उस संकट की जो परछाई थी वो बहुत लंबी साबित हुई। अगले 60 सालों तक अमेरिका क्यूबा के रिश्ते और पूरी दुनिया की राजनीति इसी की छाया में चलती रही। इसका एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि फिदेल कास्ट्रो लगभग आधी सदी, मतलब 49 साल तक क्यूबा पर राज करते रहे,
और इस दौरान अमेरिका में एक के बाद एक आइजनहावर से लेकर जॉर्ज बुश तक कुल 10 राष्ट्रपति आए और चले गए, पर कास्त्रो वहीं रहे। और इस संकट का असर सिर्फ अमेरिका या सोवियत संघ तक सीमित नहीं था। जब दुनिया की इन दो बड़ी ताकतों का ध्यान क्यूबा पर था, चीन ने मौके का फायदा उठाया और भारत के अक्साई चिन इलाके पर हमला करके कब्जा कर लिया। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब वापस आज पर आते हैं, देखते हैं कि कैसे इतिहास की वो गूंज आज भी क्यूबा में सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है मानो कोल्ड वॉर के दिन लौट आए हों। इस टेबल को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 1962 में मुद्दा था सोवियत मिसाइलों का, आज है ईंधन और बिजली का संकट। तब अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी की थी, आज आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है। तब रूस सैन्य मदद भेज रहा था, आज तेल का टैंकर भेज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर थी और आज क्यूबा एक बड़ी मानवीय आपदा के मुहाने पर खड़ा है। खिलाड़ी वही, तनाव वही, बस वजहें बदल गई हैं। तो सवाल वही है, क्यूबा पूरी तरह अंधेरे में है, रूस का जहाज रास्ते में है। आगे क्या होगा? दशकों पहले एक इंसान के एक सही फैसले ने दुनिया को महाविनाश से बचा लिया था। आज एक बार फिर हम उसी मोड़ पर हैं और सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बार भी कैरिबियन के समंदर में समझदारी की जीत होगी?